चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली एमपीपीएससी की है। और एमपीपीएससी में अगर मैं आपसे बात करूँ, यूनिट नंबर 1 में मैं आप लोगों से लगभग इस पे समाप्ति कर चुका हूँ। केवल संस्थाएं, शिक्षा रह गई हैं, अर्थव्यवस्था रह गई हैं, राज्य व्यवस्थाएं हैं, वर्ण हैं, पुरुषार्थ है, ऐसे शब्द रह गए हैं। इनको भी एक दिन में आप लोगों को जो है कवर करा दिया जाएगा। एक दिन की क्लास है केवल वो संस्थाओं के अंतर्गत। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी काम आएगा और एमपीपीएससी में भी काम आएगा और एमपी सेट में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, ये प्रश्न का जो नाम है इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र के पिता या जनक हैं, तो आप बताइए जरा, इस्माइल दुर्खिम, अगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स या पार्सल? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया है आप लोगों ने, अगस्ट काम्टे, यही ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे का जन्म किस सन में हुआ था। देखिए, ये कभी कभी प्रश्न में अपवाद के रूप में आता है, परंतु इतना डीप में नहीं जाता है प्रश्न ये। तो अगस्ट काम्टे का जो जन्म की बात किया गया है वो याद रखिएगा 1798 आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी जाएगा यह ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। क्या बात है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा क्या किसी की स्क्रीन? फिर दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्क्रीन सभी बच्चों को दिखाई दे रही होगी। सर दिख रही है। ओके ओके ओके, तो एक बार चलिए देखिए प्रश्न हमारे सामने है ना। तो मैंने आपसे बताया ना कि ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जन्म अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे, आप बताइए जरा एक बार। 1798। हाँ, 1798 में। ठीक है, आपको बता दूं कि 19 जनवरी 1798 को जन्म हुआ था। और डेट की बात करते हैं तो 5 सितंबर 1857। ठीक है, ये एक फ्रांसिस विद्वान है, विचारक है। इन चीज़ों को आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस लगभग 59 की उम्र में इनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, तो कहाँ जन्म कहाँ हुआ था इनका? इनका जन्म फ्रांस में ही हुआ था। ठीक है, फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे जिक्र करना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि भारत में वर्तमान समाजशास्त्र के अध्ययन कब प्रारंभ हुआ है, ये आपको बताना है। सवाल हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। 1917 आप कह रहे हैं कि भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो आप सभी का जवाब 1917 आ रहा है, परंतु 1917 सही नहीं जवाब है। ठीक है, यहाँ करेक्ट जवाब जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर जो बी जाएगा ये करेक्ट माना जाएगा। और आपको मैं बता दूं वो दौर था 1914 से लेकर 1947 के बीच का, जो बताया गया कि भारत में समाजशास्त्र एक औपचारिक प्रतिस्थापन युग के रूप में जाना गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इस युग को किस नाम से जाना गया है। 1914 से लेकर 1947 के बीच में, 1914 से लेकर 1947 के बीच में कौन सा ये युग रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। औपचारिक प्रतिस्थापन युग रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक फैक्ट के रूप में है, प्रश्न हम सबसे पूछा जा सकता है ऐसे में। कारण ये था कि 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पे समाजशास्त्र का अध्ययन जो है प्रारंभ हो गया था। तो एक और फैक्ट आपको सामने आ रहा है, वह 1914 में कहाँ पर, मुंबई में। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मुंबई में विश्वविद्यालय में स्नातक, ध्यान रखेंगे आप लोग, स्नातक स्तर पर जो है समाजशास्त्र का अध्ययन क्या हो गया था, समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य जो है प्रारंभ हो गया था। ये बात आपको ध्यान रखना, ये दूसरा फैक्ट है हम सब के लिए। चलिए आगे बात करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। सोशोलॉजी। जी, यहाँ आप लोगों ने जवाब दिया है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हर्बर्ट स्पेंसर का एक समाजशास्त्र के सिद्धांत में एक व्यापक कार्य किया था उन्होंने, है ना, इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर जब बात होती है, मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पे और बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या नाम रहेगा वो, शैक्षिक के संबंध में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एजुकेशन सोशोलॉजी। तो जॉर्ज पियाने ने इस पे एक किताब लिखा, वह वर्ष था 1928 का, वह वर्ष था 1928 का। नाम आता है जॉर्ज पियाने का, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं हर्बर्ट स्पेंसर का नाम ले रहा हूँ, किसका नाम, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम अगर मैं ले रहा हूँ, तो ये करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है। हर्बर्ट स्पेंसर की ही ये किताब है जो ऑप्शन नंबर आपको 4 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ष में कौन सी वर्ष में आया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर, बताइए। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है। ज़रा बताइए, एक बार मैंने पूछा है आप लोगों से इसका वर्ष। 1876। जी, बहुत करेक्ट, बढ़िया जवाब इसका, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा जवाब दिया आपने, 1876, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट चला जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है, ये भी हमको पढ़ना होगा इसके बारे में। ज़रा बताइए आप लोग, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, कब ये किताब आई, किसकी किताब है ये, राधा कमल मुखर्जी की है। सोशल स्ट्रक्चर। और भी लोग बताइए थोड़ा सा, और भी कोई लोग बताएं ज़रा मुझे। बस केवल एक ही व्यक्ति बता रहा भाई, राधा कमल मुखर्जी आएगा। राधा कमल मुखर्जी ही करेक्ट जवाब है सर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो डी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। अच्छा, इसका वर्ष कब आया है, कौन से ईयर में ये किताब लाई गई है, ये भी आप लोगों को बताना। बताइए ज़रा, वर्ष अगर हमने बात किया है 1959, 1959, 49 है कि 59? 59 है भाई। राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए अगला सवाल, समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी, वरन यह उसकी बहन है, तो यह कथन किस विद्वान का होगा, बताइए। स्पेंसर का कि कार्ल मार्क्स का कि सेरोकिन का? वॉन्स एंड बीकर। जी, सही जवाब वॉकर्स एम विकर का नाम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अभी आपने जो बताया है 4 वाला, ये ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी है, बल्कि उसकी बहन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट चला जाएगा। समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है ना, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, तो बताइए उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये स्टेटमेंट किस विद्वान का है? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का जवाब आ रहा है। एक मिनट मैं इनको ज्वाइन कर लूँ, ठीक है।
सही जवाब जो जाएगा कार्ल पियर्सन ही करेक्ट जवाब जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 7 का। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का है, सही हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति कैसी होगी? जरा बताएंगे आप लोग। समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार सावयावी जो शब्द आप बता रहे हैं ये आपका करेक्ट जवाब जाएगा। और मानवीय सामाजिक विज्ञान का सामान्य स्वरूप में अध्ययन बेसिकली समाजशास्त्र का जो एक मुख्य कार्य है उस चीज़ को बताता है। और यहाँ जो शब्द है सावयावी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, यानी पहला वाला। ठीक है, स्पेंसर का कहना था कि विभिन्न अंगों के योग से बनी वस्तु जो होती है वही सावयावी कहलाती है। क्या अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बातें कही हैं, इसको नोट करिएगा आप सभी लोग। कहा है कि विभिन्न अंगों के योग से बनी जो वस्तुएं होती हैं उसी को ही सावयावी कहा जाता है। और मनुष्य का शरीर भी क्या शब्द है, क्या है, सावयावी है। इसलिए आप सभी लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट रहेगा। रॉबर्ट बिस्टीट के बारे में आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसमें क्या बातें कही गई हैं, जरा एक बार बताएंगे आप लोग। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर बिस्टीट के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो जरा मुझे एक बार कंफर्म करें। आत्मनिर्भर विशुद्धि यहाँ पे करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? विशुद्धि आपका जो होगा, हाँ करेक्ट जाएगा। ठीक है, करेक्ट, इस चीज़ को आप सभी लोग कर लीजिएगा सही। ठीक है, ऑप्शन जो जाएगा आप लोगों का तो वो आपका विशुद्धि होगा, और ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, व्हाट इज़ सोशोलॉजी नामक पुस्तक है, ये किताब किसकी द्वारा लिखी गई है? बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने। ज़रा बताइए, व्हाट इज़ सोशोलॉजी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शायद आप लोगों ने भी हाल ही में इसके बारे में देखा ही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो करेक्ट जवाब, हाँ करेक्ट जवाब जो जाने वाला है, जो करेक्ट जवाब जाने वाला है वो किसका नाम आता है? हाँ एलेक्स, हाँ ठीक है, एलेक्स इंकस का नाम आता है। किसका नाम आता है? एलेक्स इंकस का नाम आता है। करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग इसको। बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस किताब है ये व्हाट इज़ सोशल वर्क, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिसिप्लिन ऑफ प्रोफेशनल के बारे में जिक्र किया गया था, है ना। और ये किताब सन 1964 में आया है। तो कभी कभी किताब के बारे में भी आप थोड़ा सा जाने रखें। ये जो किताब है ये एक प्रकार से परिचय और एक प्रकार से अनुशासन और व्यवसाय जैसी प्रक्रियाओं के बारे में एलेक्स इंकलेस ने बताया था सन 1964 में। ऑप्शन नंबर आपका जो जाने वाला है वो सी वाला ही करेक्ट जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समाजशास्त्र में समन्वयात्मक प्रवर्तक कौन माने गए हैं? बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जी, यहाँ पर मैं अगर आप सबसे बताना चाहूँ तो सामाजिक के संबंध में मैक्स वेबर का नाम आना चाहिए, कि जिम्सबर्ग का नाम आना चाहिए, कि गिडिंस का नाम आना चाहिए, कि वीरकांत का नाम आना चाहिए, किस विद्वान का नाम आना चाहिए क्या समन्वयात्मक प्रवर्तक के रूप में? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड वाला, जो सेकंड वाला है जिम्सबर्ग का नाम, इन्हीं को ही समन्वयात्मक के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं आप लोगों को और भी नाम देखने को मिलेंगे। एक नाम अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन में सेरोकिन मिले तो वो भी सही जाएंगे, और अगर आपको दुर्खिम शब्द ऑप्शन में मिलेंगे तो वो भी सत्य हो जाएगा आपका, और एक अगर ऑप्शन में हॉबहाउस का नाम मिलेगा तो वो भी सत्य हो जाएगा। तो समन्वयात्मक संप्रदाय की बात अगर मैं करूँ तो ये मुख्य समर्थक रहे हैं जिम्सबर्ग के साथ साथ में और भी विद्वान लोग।
ठीक है, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 विद्वानों के नाम इन्होंने बताया। और इस संप्रदाय में समर्थकों का मानना ये है कि समाजशास्त्र का विषय जो है केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही सीमित नहीं है, सीमाओं में नहीं बंधा हुआ है। तो इस तरीके की प्रक्रियाओं के बारे में हमारे सामने जो है शब्द देखने को मिलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो जाएगा ये करेक्ट जाएगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं क्या सामाजिक समूहों का, कि सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, कि उपर्युक्त सभी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी फॉर डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि सन 1888 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? अगस्ट काम्टे, दुर्खिम आरस्तु और P.A. सेरोकिन। जवाब क्या आना चाहिए? अगस्ट काम्टे का नाम सही रहेगा यहाँ पे ना। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें आप सभी लोगों से तो अगस्ट काम्टे का ही नाम जिक्र होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। स्पष्ट बताइए एक बार आप सभी लोग, अगस्ट काम्टे का नाम करेक्ट रहेगा? ठीक, ऑप्शन ए। अगला सवाल हमारे सामने, सोशियोलॉजी शब्द किन दो विषयों से मिलकर बनाया गया है? लैटिन ग्रीक, ग्रीक अंग्रेजी, लैटिन अंग्रेजी, लैटिन रूसी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी प्रश्न आपसे अभी तक नहीं मिल रहा है जो आप लोगों ने ना सुना हो। कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप लोगों ने सुना ही है हमसे, और ये चीज़ें आप लोगों को पहले बता रखा। देखिए ये प्रश्न भी मैंने पहले करवाया था। आगे हम बात करते हैं, इतिहास अतीत की घटनाओं का किस प्रकार करता है? क्या स्पष्ट रूप से करता है, क्रमबद्ध रूप से करता है, या संगठित रूप से करता है, या उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं? इतिहास अतीत घटनाओं को किस प्रकार अध्ययन कर सकता है बताइए जरा। अगर क्वेश्चन नंबर 16 का सही बात यहाँ पे क्रमबद्धता आपने जो बताया है बी वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है? यह विचार किस विद्वान का है? अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, वार्ड और सेरोकिन। बताएं जरा किसका नाम? जी, क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप ये करेक्ट कहना उचित समझेंगे? अगस्ट काम्टे का नाम। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, तो ये बात आप सबको ध्यान रखना होगा। अगस्ट काम्टे का है। और समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इनमें समाज और सामाजिक घटनाएं और सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संबंध, अन्य सामाजिक पहलू और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा गया कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, प्रकृति नहीं है। और यह स्टेटमेंट अगस्ट काम्टे का आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट चला जाएगा। स्पष्ट याद रखेंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 था। अगली बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 18 नंबर, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है? मांग की पूर्ति का नियम, की पारिवारिक व्यवस्था, की श्रम कल्याण, की बजट का सिद्धांत। जहाँ पे दोनों ये शब्द ऐसे हैं जो दोनों को कॉमन रूप में या सामान्य रूप से हम अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में भी अर्थशास्त्र में भी। नहीं, मांग और पूर्ति का नियम केवल अर्थशास्त्र में आता है, समाजशास्त्र में ये शब्द यूज़ नहीं होता है सर, ठीक है। बिल्कुल, ये जो आप श्रम कल्याण यहाँ पर देख रहे हैं, श्रम कल्याण की बात अर्थशास्त्र भी करता है और समाजशास्त्र भी करता है, इसलिए ये कॉमन के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का, यही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्यों आवाज़ मेरी नहीं आ रही है? आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 के बारे में, निम्नलिखित में से
कौन सा कारण है जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। जजमानी व्यवस्था का विघटन का उत्तरदायी नहीं है ना? तो ये रीज़न है हमारे सामने, एक प्रकार से कारण है ना? तो कौन सा कारण हो सकता है इसमें, बताएंगे ज़रा मुझे? ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। देखिए, अगर हम बात करें एक प्रकार से यहाँ पे जजमानी प्रथा में परिवर्तन और विघटन का जो रीज़न माना जाता है, कुछ तो जातियों तो कभी जजमानी व्यवस्था का सदस्य भी थी, हाल ही में वर्षों में पिछड़े वर्ग के आंदोलन के बढ़ते के कारण ही इससे पीछे हट गया है। तो आधुनिकीकरण के कारण जजमानी व्यवस्था जो है चरमाचरण पर है। और यहाँ पर आपने जो ऑप्शन दिया है कि ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली जो एकता है, ये बेसिकली जजमानी विघटन का उत्तरदायी नहीं है कि हम इसको कहें उचित रहे, बल्कि बढ़ती जनसंख्या को बोल सकते हैं, औद्योगिकीकरण को बोल सकते हैं, जमींदार उन्मूलन के वो बोल सकते हैं। ऑप्शन जो जाने वाला है वो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का, है ना? 19 का याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। तो क्या ऐतिहासिक पद्धति उपयोग होता है, इस वजह से समाजशास्त्र एक विज्ञान है? क्या वैज्ञानिक पद्धति है कि सांख्यिकी पद्धति है कि तुलनात्मक पद्धति है? बिल्कुल, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। यह कारण यही है, रीज़न यही है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला दिया गया है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है कि किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है? बड़ा ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है और प्रश्न है समाजशास्त्री ने वो विद्वान है जिन्होंने कहा है, नाम आपको बताना है कि मानव और समाजशास्त्र जो है जुड़वा बहन है। क्रोबर ने कहा है, क्रोबर। बिल्कुल, यहाँ पे आपने जो अभी अभी जवाब मुझे बताया है क्रोबर का नाम, यही आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन। क्रोबर महोदय का नाम हमें देखने को मिलता है जिन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन के रूप में कहा है, जो जाना भी है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने ये, ठीक है? एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट रहेगा, क्रोबर का नाम, ठीक है? क्लियर रहेगा? एक बार बताइए आप सभी लोग। अल्फ्रेड लोई क्रोबर की बात करें अगर हम लोग, मानव प्रजातियों के बारे में इन्होंने बात किया है, जिक्र किया है मानव प्रजातियाँ। और अल्फ्रेड लोई क्रोबर महोदय अमेरिकी एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और इन्होंने मल्टी फंक्शन पर भी जिक्र किया है। मल्टी फंक्शन यानी बहु जो क्रिया विधि होती है, उनके बारे में भी क्रोबर का ही हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्रोबर, ठीक है, याद रखेंगे। और ख़ासकर प्रजातियाँ के बारे में अगर जिक्र करता है, मनुष्य की प्रजातियों को लेकर किसने जिक्र किया है? तो हालांकि होमो सैपियंस का नाम आप लोग सुनते हैं, परंतु प्रजातियों के बारे में अगर जिक्र करने वाला कोई विद्वान अगर है तो वो क्रोबर ही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने। क्या जवाब आप लोग देना समझेगा? बिल्कुल, यहाँ अगर हम बिल्कुल अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे C.H. कूले के बारे में, तो कूले एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समाजकार्य और समाजशास्त्र में अपनी भूमिका एक बखूबी तरीके से निभाया है। सन 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर इन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब में इन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में जिक्र किया था। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, चार्ल्स हर्टन कूले का नाम, प्राथमिक समूह में इनका नाम हमें देखने को मिलता है। इनके संबंध में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक खासकर अगर इम्पोर्टेंट कोई किताब रही इसमें, तो वो किताब रही है ह्यूमन नेचर करके किताब आई थी, एंड ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर करके।
और ये जो किताब थी सन 1902 में लाई गई। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो किताब थी वो 1919 में लाई गई। और एक किताब इनकी थी सोशल प्रोसेस की बात किया था इन्होंने। सोशल प्रोसेस की जो किताब आई वो 1918 में आई थी। और याद रखेंगे आप सभी लोग, द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात किताब अगर हम जिक्र करते हैं तो 1894 में आई थी। ये सारी किताब जो है C.H. कूले का है और ये C.H. कूले इन्हीं किताबों से फेमस रहे हैं। अगली बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे 23 नंबर का सवाल। किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है जिनके हित समान हो, जिनके रुचि समान हो, जिनके पारिवारिक संबंध हो। आय और बात दोनों यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। कौन सा सही जवाब होगा? और बात दोनों सही। आ और बा यहाँ पे आप लोगों ने बता रहे हो, और आ और बा, ठीक है। यहाँ सही जवाब जो आपने दिया है मुझे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले में, यही करेक्ट जवाब होगा। हित सामान्य हो और जिसकी रुचि के समान हो, यही समूह की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे सही चल जाता है। सामाजिक समूह को अस्थायी और अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया है? सामाजिक समूह को एक विद्वान आता है अस्थायी और अस्थायी में, तो ये किसने डिवाइड किया है ज़रा आप मुझे बताएं। सामाजिक समूह को अस्थायी और अस्थायी किसने बांटा है? अगर हम बात करें ग्लीन और ग्लीन के अकॉर्डिंग, ग्लीन और ग्लीन के अकॉर्डिंग, तो ये बात सत्य रहेगी, है ना। ये स्टेटमेंट आपका सही जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी वाला सही रहेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, जर्मन के एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम है सीमेल करके, आपने नाम सुना होगा, मैंने इनके बारे में पढ़ाया है। आकार को समूह का वर्गीकृत के आधार पे माना था, तो इन्होंने कुछ मूलभूत रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समूह को डिवाइड किया था। एक का नाम इन्होंने एकल बताया था, या इसी को हम एकक का नाम देते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मोंड कहते हैं इसको। दूसरा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक द्वैत बताया था, दूसरा जिसको हम लोग डायड नाम देते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक इन्होंने त्रैत का नाम दिया था, जिसको हम लोग ट्राइड बोलते हैं। ये तीन समूह के आधार पर सीमेल विद्वान थे, इनका नाम हमें देखने को मिलता है। हम अगर बात करें तो एक नाम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एफ टोनीज का नाम। और एफ टोनीज का नाम जब हमें देखने को मिलता है तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, एक शब्द यूज़ इन्होंने किया है कम्युनिटी के बारे में, और एक शब्द इन्होंने यूज़ किया है किसके बारे में? एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। गेसलसॉफ्ट गेमेनसॉफ्ट की जो प्रक्रिया है वो इसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है भाई, याद रखेंगे। सर ये नाम क्या लिखा था? एफ टोनी? एफ टोनीज, एफ टोनीज, एफ टोनीज, फर्नांडिस एफ टोनीज। क्या किताब है सर? किताब का नाम है? किताब नहीं है, समूह को बांटा है इन्होंने, ठीक है, समूह में डिवाइड किया है। विद्वान का नाम। हाँ, विद्वान का नाम है ये, दो भागों में, कम्युनिटी और एसोसिएशन। देखिए गिलिन और गिलिन का हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो जॉर्ज हसन का भी नाम हमें देखने को मिलता है। मिलर का नाम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नाम इनका आता है मिलर का क्षैतिज के रूप में, जब हम बांटते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल का नाम देते हैं, और जब उदग्र शब्द का हम यूज करते हैं तो उसे हम वर्टिकल का नाम देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और गिलिन अभी आपने देखा यहाँ पे अस्थाई अस्थाई का नाम दिया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। समनर का नाम आपने सुना होगा। समनर बेसिकली जब जिक्र होता है तो अंतः समूह की बात करता है और बाह्य समूह की बात करता है। प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये नाम कूले को जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। औपचारिक अनौपचारिकता जैसे शब्द को रिप्रेजेंट करने वाला अगर विद्वान आता है तो मार्टिन का भी नाम हमें देखने को मिल जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किस विद्वान द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन जो है बताइए जरा, ऑगबर्न का नाम आएगा, मैकाइबर या कूले या लुंडबर्ग का नाम आएगा? कूले सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? मर्टन का नाम आएगा, हाइमन आएगा कि मोगार्थ आएगा कि
जो है न्यूकॉब आएगा। जी बताएं एक बार, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने आ चुका है, बड़ा ही अच्छा सवाल है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं आ रहा जिसके बारे में अभी आप लोगों ने ना सुना हो। बी या डी सर? हाइमन। हाइमन इज द राइट आंसर होगा। और कार्य किसने किया है इस पे? मर्टन। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्थाई समूह है, राज्य है, भीड़ है, समाज है या राष्ट्र है, अस्थाई समूह कौन सा है? सर भीड़। भीड़। भीड़, बिल्कुल। और अस्थाई समूह जो है राज्य, समाज, राष्ट्र आ जाता है, ये अस्थाई समूह है। अभी अभी आप लोगों ने देखा भी है इसमें कि अस्थाई और अस्थाई समूह के रूप में अगर किसी विद्वान ने विभाजन किया है तो उसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, गिलीन एंड गिलीन, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या हो सकती, घटती जाती रहती, बढ़ती जाती है कि परिवर्तित होती है या प्रभावित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने बढ़ती जाती है। सभ्यता का विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संदर्भ समूह होता है प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह या अंतः समूह या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएं। द्वितीयक समूह यहाँ पे संदर्भ समूह का पार्ट रहेगा। जी जी, संदर्भ समूह होता है एक प्रकार का द्वितीयक समूह, यही आपका जवाब करेक्ट रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 ले लीजिए, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है? सदस्यता, समानता, अनिवार्य सदस्यता, आदान प्रदान का संबंध। समानता। ओके, आदान प्रदान के संबंध। सही, यहाँ आदान नहीं, यहाँ पे सदस्यता सही रहेगा। सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है? तो सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ये लक्ष्य बनता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं जैसे समूह के द्वारा आत्मीयता, जैसे भावना, ध्यान देना, स्नेह और शक्ति बोध का अनुभव करना, एक बार म्यूट हो जाइए, हाँ एक बार म्यूट हो जाइए। तो इस तरीके का जो शब्द यूज़ हमें आता है वो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट चला जाता है हमारा। 30 वाले का जो सही जवाब जाने वाला है ना, आपको ध्यान रखना है, इसका सदस्यता ही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। सदस्यता ही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ऐच्छिक समूह वह होता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से शामिल होता है और वह अपनी इच्छा से इसका सदस्य बनता है, और जब उसकी इच्छा होती है तो वह उस समूह से अपनी सदस्यता को अलग कर लेता है। तो प्रतिनिधि में मनुष्य जो है बेसिकली यहाँ पर एक समूह का लक्ष्य बनाता है, सदस्यता का भी। तो ऑप्शन आपका जो जाने वाला है वो ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट रहेगा। सर इसमें समानता भी तो हो सकता था ना, क्योंकि अगर सामाजिक देखिए समानता तो क्या, अब यहाँ पे अगर हम बात करें अनिवार्य सदस्यता भी तो इम्पोर्टेंट था, कंपलसरी बेसिकली यहाँ पे कह दिया तो इसकी वजह से कट हो गया, ठीक है। बाकी इससे मिलता जुलता ये चारों ऑप्शन भी कहीं ना कहीं थे, आदान प्रदान संबंध को भी बताना, परंतु मुख्य जो सामाजिक समूह का लक्ष्य बनता है वो आपको बता दूँ समानता, सदस्यता का बनता है, ना कि समानता का बनाता है, ठीक है। समानता का ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, वह ऑप्शन आपका रहेगा पहला वाला, ठीक है। अगला सवाल है कि जब कभी 2 या 2 से अधिक, क्या सवाल था? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने। क्या जवाब आगबर्न और निमकॉफ का ही सही जाएगा? हाँ, बिल्कुल, मैंने जो कीवर्ड्स आप लोगों को लिखवाए हैं उन कीवर्ड्स को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे।
अगला सवाल है कि संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है और यह कथन किस विद्वान का होगा? सैरिफ और क्लाइनबर्ग या हाइमन या मर्टन? क्वेश्चन नंबर 32। सर हाइमन। हाइमन नहीं, यहाँ पे क्लाइनबर्ग का नाम आता है। ठीक है। सर उसका अपोजिशन ऑटो जी, ऑटो क्लाइनबर्ग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक मनोविज्ञान में इनका एक अहम भूमिका रही है। हालांकि सेरिफ और मैकडुगल जैसे विद्वान ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सामाजिक मनोविज्ञान को समाज मनोविज्ञान को दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित व्यक्ति की क्रियाओं को, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन कहकर ठीक है पुकारा है या परिभाषित किया है। बात एक ही है, परिभाषित किया है, बात एक ही है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाने वाला है वो नाम आपका आता है ऑटो क्लाइनबर्ग का नाम। साथ साथ देखिए विलियम मैकडुगल भी भूमिका अपने साथ यहाँ पे निभाते हैं। बात जब सैरिफ एंड सैरिफ की होती है तो इन्होंने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक उत्तेजना परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्ति के अनुभव और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये भी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही कारण रहा कि क्लाइनबर्ग ने संदर्भ समूह को नकारात्मक के रूप में भी देखा है, या नकारात्मकता हो सकती है, ऐसी बात कहा था क्लाइनबर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है जो रक्त संबंध पर आधारित होता है? परिवार है, पीढ़ा है, पड़ोस है, श्रोता समूह है। परिवार है। परिवार सर। बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 33 का जो जवाब आप लोगों ने पहला वाला दिया है परिवार, ये आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समाज में क्या पाया जाता है? केवल सहयोग, केवल संघर्ष, सहयोग और संघर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, सी वाला। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, बताएं जी। कार्ल मार्क्स का नाम मैंने अभी हाल ही में आप लोगों से बताया भी था, ठीक है, और यही जवाब आप लोगों का करेक्ट रहेगा। वर्ग विहीन समाज कहा जाता है और यह कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स का ही नाम आता है, कार्ल मार्क्स का ही यहाँ पे ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। द होली फैमिली करके भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आप लोग लगाएंगे कार्ल मार्क्स का ही नाम, ऑप्शन नंबर पहला ही सही चला जाएगा। एक समाज है तो बताइए मूर्त अमूर्त हो सकता है, मूर्त हो सकता है, मूर्त अमूर्त दोनों हो सकता है, या उनमें से कोई नहीं हो सकता है। 36 का सही जवाब क्या होना चाहिए? एक समाज जो है अमूर्त होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस विद्वान का है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज। बात करेंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल। अच्छा, ये तो अगेन रिपीट हो गया। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किस विद्वान का है? जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे मैकाइवर एंड पेज का नाम आएगा। समुदाय होता है, समुदाय क्या मूर्त, निर्मित, अमूर्त या कल्पित, या क्या कह सकते हैं? समुदाय क्या होता है? समुदाय मूर्त होता है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। लघु समुदाय की अवधारणा किसकी मानी जाती है? किंग्सले डेविस, बोगार्ट्स, रॉबर्ट रेडक्लिफ और जिन्सबर्ग। रॉबर्ट रेडक्लिफ, सी। बिल्कुल, यहाँ अभी आपने जो बताया है लघु समुदाय की अवधारणा के बारे में, मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। तो इसकी अगर प्रतिपादन का नाम आता है तो वो रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है ना।
रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है। ये किताब सन 1955 में दी गई थी। आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। लिटिल कम्युनिटी कब दी आई थी? सर 1955। 1955। उसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। उसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अंतर्गत ही लिटिल कम्युनिटी में, तो कुछ विशेषताएं भी आती हैं। क्या आप विशेषताओं से रूबरू हैं? विशेषताएं बता सकते हैं? सर लघु समुदाय में किंग्सले डेविस आएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, लिटिल कम्युनिटी में आपका किंग्सले डेविस नहीं आएगा, आपका रॉबर्ट रेडफील्ड आएगा सर, है ना, रॉबर्ट रेडफील्ड आएगा। लघु समुदाय में रॉबर्ट रेडफील्ड आएगा। जी 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 जी। ज़रा मुझे बताइए एक बार आप सभी लोग भी कि अगर हम बात करते हैं लघु समुदाय की विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा, तो क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग? बताएं तो एक बार सही। कौन कौन सी विशेषता है बताओ तो सही। नहीं पता है? सर ये छोटा होता है। सर विशिष्टता, सजातीयता, लघु समुदाय। ओके। लघुता एक शब्द होता है, सजातीयता, सजातीयता एक शब्द होता है, और सर विशिष्टता 3 है। विशिष्टता होता है, और आत्म सर 3 ही होते हैं। आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इतने जो शब्द आते हैं इसी का आता है। हो जाइए। कृषक समाज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कृषक समाज की अगर हम लोग बात करें तो कृषक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड का ही नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना हैगा। ठीक है, और एक क्रोबर है, क्रोबर की भूमिका यहाँ पे आई है। तो बेसिकली संस्कृतियों सहित निर्मित जो समाज है, जो खंडन समाज है, उसकी भूमिका अगर हम बात करें तो क्रोबर का नाम हमें देखने को मिलता है, क्रोबर का नाम हमें देखने को मिलता है। परंतु कृषक समाज में अगर अहम भूमिका है तो रॉबर्ट रेडफील्ड की है, जिन्होंने सर्वप्रथम कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में कार्य किया था। परिभाषा के प्रतिपादन में सावधानी बरतने पर बल भी दिया है इन्होंने, है ना। इन चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा लिटिल कम्युनिटी के अंतर्गत और कृषक समाज के अंतर्गत। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला। 1955 में लिटिल कम्युनिटी की किताब आई थी। कम्युनिटी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है? बताएं। यहाँ पे आप कह रहे हैं लैटिन, लैटिन ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट रहेगा। सामुदायिक भावना का समुदाय पर आधार किसने बताया है? सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बताया है? किसने? मैकाइवर पेज ने बताया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे सामुदायिक भावना का समुदाय का आधार जो है मैकाइवर पेज ने बताया है। समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किसका है? स्पेंसर, मार्क्स, बोगा या कूले? स्पेंसर यहाँ पे करेक्ट जवाब होंगे। स्पेंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, समाज एक जीव रचना के समान होता है। अगला सवाल हमारे सामने है कि मॉडर्न सोशोलॉजी के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? तो आप ज़रा बताइए मुझे। वाला हो सकता है सर? जी, यहाँ सही आपने बताया एल्विन गोल्डनर का नाम, एल्विन गोल्डनर का नाम। और एल्विन गोल्डनर महोदय ने अगर हम इसके बारे में ज़िक्र करें तो इनकी जो किताब आई है ये मॉडर्न सोशोलॉजी की, वो कब इन्होंने जो है इस किताब पर जिक्र किया है या कब अपना कॉन्सेप्ट इन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र पे, जहाँ संस्कृति, शक्ति, लिंग भेदभाव, अस्त्रीकरण,
के साथ साथ इन्होंने संरचना और प्रणालियों पर जिक्र किया था, तब आप नाम क्या बताएंगे? खोल के। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे, इस किताब के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ, कई विद्वानों ने कई तरीके से नाम हमें देखने को मिलता है। आधुनिक समाजशास्त्र की थ्योरी के रूप में जब बात करते हैं, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे किसी और का नाम आता है। परंतु जब मॉडर्न सोशोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, तो 1993 में ये इस चीज़ों को जिक्र करने वाला अगर कोई विद्वान था तो उसका नाम था गोल्डनर था। उसका नाम गोल्डनर था। सन क्या है सर? सन 1993। संस्था को अदिश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? संस्था को अदिश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? कूले, डेविस, समनर, एंडरसन। एंडरसन ही करेक्ट रहेगा। संस्था को अदिश नियमों को संग्रह माना है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? संपूर्ण संस्था का अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन विद्वान थे? तो मर्टन थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थानों के नहीं, यह कथन किस विद्वान का नाम आता है? तो याद रखेंगे मैकाइवर एंड पेज का नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समिति की सदस्यता क्या हो सकती है? अनिवार्य है, ऐच्छिक है, जन्म द्वारा होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकती है? ऐच्छिक होती है। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से समिति कौन सी है? समिति कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी ट्रेड यूनियन है, राज्य है, टेबल क्लब है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो जाएगा, ये समिति सारी आ जाती हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, किंतु समिति में क्या हमें देखने को मिलता है? सहयोग और समानता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन क्या कहलाता है? समुदाय, जनरीति, संस्था, समिति। क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब क्या होना चाहिए? समिति ही करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मॉडर्न सोशोलॉजी आपका दोबारा से नाम आ गया। लेखक क्या नाम बताएंगे आप लोग? बताइए। गोल्डनर का नाम आपका सही होगा, बिल्कुल। बात करेंगे फोकवेज, एक किताब थी, मैंने आप लोगों को कई बार 1906 हमेशा बोलता रहता हूँ। तो आप बताइए 1906 तो नहीं आए, लेकिन क्या जवाब देंगे आप? 1905 देना उचित समझेंगे या 1907? बताइए, 1905 या 7? 1905। नहीं, 1905 नहीं होगा, यहाँ पे 1907 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पीछे कोई चीज़ें नहीं चलती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं, है ना। और आगे का मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से अगर कार्य करने की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में ही हमें देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से लागू करने की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन समनर ने। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 54 के बारे में। जनसांख्यिकी नियम के संग्रह को कहते हैं संस्था, समूह, समुदाय, समाज। बताइए। संस्था कहते हैं। सामाजिक नियमों का संग्रह में अभी कल ही बताया था, जिसमें कार्य प्रणाली एक शब्द यूज होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। ऑप्शन नंबर ए। संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही होना चाहिए? 55 हमारे सामने है। तो संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, यह स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। सही होगा, सभी होंगे सर। संस्था अस्थाई होंगे ना, संस्था अस्थाई होती है। स्थायी होती है। अस्थाई होता है का अस्थाई होता है, ये बताइए जरा। अस्थाई होती है, हटाई भी स्थायी होती है सर। आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, है ना, कि अस्थाई या अस्थाई के रूप में संस्था थोड़ी ना, समिति अस्थाई होती है, संस्था नहीं होती है ना। समिति होती है, ना कि संस्था होती है। और मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, अगर आप लोग नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं नोट किए हैं तो अभी नोट कर लीजिए। संस्था क्या होती है? अस्थाई होती है, ना कि अस्थाई। समिति अस्थाई होती है ना। समिति अस्थाई होती है। संस्था अमूर्त होता है, सांस्कृतिक इकाइयों की वे इकाई मानी जाती है, जो है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई मानी जाती है।
सामूहिक अगर हम बात करें सामूहिक अमिति पाई जाती है, अस्थायित्व पाया जाता है, परिभाषित उद्देश्य पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट में, यानी समिति में, संस्था में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो करेक्ट जाने वाला है वो करेक्ट क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। संस्था धीरे धीरे विकास करती है। संस्था अपेक्षाकृत जो होती है वो अस्थायी होती है। संस्था अमूर्त होती है ना। संस्था जो है मनुष्यों की क्रियाओं पर निर्भर करती, मनुष्यों के क्रियाओं पर निर्भर करती है या निर्भर रहती है। प्रत्येक संस्था का प्रतीक होता है ना। संस्था सदस्य नहीं हो सकता, ये सब मैंने कल बताया था। संस्था का एक निश्चित सामाजिक ढांचा होता है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई है? बताना है। बीरिस्टेड है, किंग्सले डेविस है, हिटलर है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ई.टी. व्हीलर का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो यही ऑप्शन आपका है, जो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा जो है हीलर द्वारा जो है दी गई थी, हीलर द्वारा दी गई थी, ई.टी. व्हीलर द्वारा दी गई थी। यही जवाब आपका सही माना जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आप लोगों से इसके बारे में जिक्र भी किया है, ठीक है, कि राल्फ लिंटन महोदय सर्वप्रथम ऐसे विद्वान रहे हैं। क्या नाम उनका आता है? राल्फ लिंटन महोदय का नाम आता है, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी 1936 में। वो किताब आई थी द स्टडी ऑफ मैन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद लिखा भी होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैंने पढ़ाया है। ये किताब राल्फ लिंटन का नाम है, सबसे पहले इन्होंने इस पर जिक्र किया। और मैंने कहा था कि व्यक्ति भी अनेक भूमिकाएं होती हैं, आपस में मिलकर एकीकृत होकर एक समुच्चय का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग परिस्थिति कहते हैं। शिक्षक एक परिस्थिति है, उससे जुड़ी जो भूमिकाएं हैं, जैसे बच्चा को पढ़ाना या विषय विभाग संबंधी भूमिकाओं में बातचीत, या शिक्षक होने के नाते कॉलेज से जुड़ी भूमिकाएं। तो शिक्षक की परिस्थिति से जुड़ी जो भी भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं को मर्टन ने एक नाम दिया था। क्या? भूमिका पुंज। क्या नाम दिया था? भूमिका पुंज। और ये बात मर्टन की है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और फिर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर जो है प्रदत्त परिस्थिति, जहाँ आपको पता है कि वो चीज़ें जो है जन्मजात वो चीज़ें मिल जाती हैं। प्रदत्त जैसे लिंग भेद हो गया, आयु भेद हो गया, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं और जाति प्रजाति, ये कहीं न कहीं प्रदत्त होता है। एक अर्जित होता है, जो चीज़ें आप समाज में अर्जित कर, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक, विवाह, उपलब्धि, ये चीज़ें आप अर्जित करते हैं, उन चीज़ों में हमें इसका नाम देखने को फिर मिलता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति किसने दिया था? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति राल्फ लिंटन का नाम आता है। अब मैं बात कर रहा था ई.टी. व्हीलर का नाम, हीलर का नाम। इनकी अवधारणा ये है कि एक व्यक्ति द्वारा जो धारित की गई परिस्थितियां होती हैं, वो सामाजिक दृष्टि से समान महत्व की नहीं होती हैं, बल्कि किसी एक ही परिस्थिति द्वारा उस व्यक्ति को पहचान होती है, जिसे हीलर ने मुख्य परिस्थिति कहा, और कहा कि अन्य परिस्थितियों को समान परिस्थिति भी कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में जो पेशागत परिस्थिति है ना, आधुनिक समाज में जो पेशागत परिस्थिति है ना, उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य परिस्थिति। उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य परिस्थिति। बताइए एक बार, क्लियर है? बोलिए तो सही। आगे बात करते हैं, परिस्थिति की भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है? राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रदत्त परिस्थिति किस समाज का द्योतक होता है? द्वितीयक। बंद, ठीक है। हाँ, बंद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ आप सबको ध्यान रखना है, प्रदत्त परिस्थिति जो है
एक परंपरागत समाज में अधिक है, आधुनिक समाज में अर्जित परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी कंडीशन पर बंद परिस्थिति की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका कट जाएगा सी। व्यक्ति जो कहता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, और यह कथन किस व्यक्ति का है, मतलब यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है। लिंटन। यहाँ अकबर और निमकाफ होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी। माता पिता की विशिष्ट परिस्थिति कही जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं एकाकी या अन्योन या व्यक्तिमूलक, या इनमें से कोई नहीं। अननोन रेसिप्रोकल होता है, पारस्परिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अर्जित परिस्थिति आधारित है योग्यता पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर, शक्ति पर, इनमें से कोई नहीं। योग्यता पर। योग्यता पर, गुड, ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह के पद है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है। फीचर, ग्रीन, बिरिस्टिड, सदरलैंड। बिरिस्टिड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं कही जा सकती। पुरोहित, अभिनेता, धनवान, मिल व्यक्ति। बताएं। बिल्कुल पुरोहित को नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर पहला। निम्नलिखित या किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित किया है। अभी शायद मैंने आप लोगों से बात की है प्रश्नों में ही। आर.के. मर्टन ने। मर्टन। कहाँ पे, डी वाले में, ऑप्शन नंबर डी, आर.के. मर्टन। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट सवाल, IMP। ठीक, मजुमदार एवं मदन, ऑप्शन नंबर सी। भारत प्राचीन वेद है। आयुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में ना प्राचीन वेद सबसे कौन सा है, ऋग्वेद। आज का देखिए, स्तरीकृत समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के लिए किया गया समतल विभाजन है, यह कथन किस विद्वान का है। रेमंड मोरे। निम्न और उच्च में कौन है, हाँ रेमंड मोरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या हो सकता है, बताइए। ये लास्ट सवाल है आज का, अंतिम सवाल। वर्ग। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, वर्ग। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। देखे रहिए आप सभी लोग, बाकी प्रश्न और भी कभी करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे, चर्चाओं करेंगे, जो क्वेश्चन पे टॉपिक पर कवर करेंगे। कल हम लोग टॉपिक पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके। 8:30 बजे क्लास होगी सर।